अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई सूरत हाल के मामले पर आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ फौज की जरूरियात पूरी करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब इसी मामले के ऊपर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत भी नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इक़दामात का बगौर जायजा लिया गया। वजीर दाखिला का कहना था कि पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाए। गुज़िश्ता रोज पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में भी तमाम सियासी जमातें शरीक थीं और एक पेज पर भी नजर आईं। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, हिना रब्बानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जो चीनी वजीर थे लियो जन चाओ, उनका कहना था कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम जरूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी डिपार्टमेंट के वजीर ने भी वफ्द के हमरा वजीर आजम से मुलाकात की। इसमें उनका कहना था कि हम चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के अगले मरहले यानी CPEC फेज 2 पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यह इंतहाई इत्मीनान की बात है कि CPEC पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफाक़ राय है। उनका यह कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि SIFC जो है वो मुल्क में चीनी सरमायाकारी के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। चीनी वर्कर्स और चीनी जो लोग हैं जो यहाँ पर CPEC के मंसूबों पर काम कर रहे हैं, आज कौमी असम्बली के इजलास में भी उस हवाले से बहस हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आर्मी चीफ से चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी नाकामी पर फौरी तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि चीन की आला तरीन क़यादत ने पाकिस्तान में कहा है कि चीनी माहिरीन की जिंदगियों को खतरा दरअसल CPEC की सरमायाकारी के लिए खतरात है। चीनी क़यादत की तरफ से इस हद तक सिक्योरिटी खतरा बताना खतरनाक है। आर्मी चीफ फौरी तौर पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं जो सिर्फ चीनी शहरियों और माहिरीन की सिक्योरिटी पर होनी चाहिए। चीन को CPEC की सिक्योरिटी के हवाले से क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? CPEC का जो दूसरा मरहला है, इसमें सिक्योरिटी मामला पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकार साहब, ये किस तरह से देखते हैं ये जो बहस यहाँ पर हो रही है, क्या वाकई चीन को तहफ़्फ़ुज़ात है, खासतौर पर जो चीनी वर्कर्स यहाँ पर CPEC के मंसूबों पर काम कर रहे हैं? जी, एज पर एज जो उनकी सिक्योरिटी है, चाइनीज जब हमारे मेहमान है, वो डेफिनेटली रियासत का फर्ज है और उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती और उस पर किसी की एडवाइस की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आई थिंक जरूरत है कि अफगानिस्तान को हम बड़ा स्टीरियोटाइप करते हैं, रादर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को, और थोड़ा अगर मुझे इजाजत है तो पिछले 40 साल में 2 तो सुपर पावर इंटरवेंशन हुई, हमने नहीं इनवाइट किया, ये लोग आए, 5 दफा रजीम चेंज हुई है, वायलेंट रजीम चेंज। इससे बेसिकली डिस्टेबलाइज जोन है। 1969 में NS कहते थे एक शटर जोन है, इसमें व्हाटएवर द रीजन पाकिस्तान ने हमेशा एडजस्ट किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान पे आपकी शायद कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं हो सकती। आपने डे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ डील करना है। आपने शोगनी के साथ डील किया, इस तरह आपने करजई साहब के साथ किया, अमेरिकन इधर रहे। तो एक तो ये फैक्टर है कि ये खित्ता डिस्टेबलाइज है, स्पेशली अफगानिस्तान में भी तालिबान अंडरस्टैंड कि अभी राइट लेफ्ट से भी कॉरिडोर गुजरे हैं तो उनको फायदा उठाना है, तो शायद मेन इंटरनेशनल धारे में शामिल हो जाए। दूसरा आ जाता है कि क्या चाइनीज जो है आज से काम कर रहे हैं। अगर CPEC का या ग्वादर पोर्ट पे और काम देखें तो 2002-03 से हो रहा है। उसके बाद डिफरेंट फेजेस आई, पूरी वॉर एंड टेरर के दरमियान जो है CPEC जो है डेवलप होता रहा। मैं ये नहीं कि इसको लेट्स से जस्टिफाई कर रहा कि अटैक जो हुए वो लेट्स से होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद इतनी दोस्ती हमारी मजबूत है, चाइना के इतने इंटरेस्ट है कि उन्होंने किया। ऑल द मोर रीजन कि इसको बेहतर बनाया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो अफगानिस्तान में तालिबान 2 गवर्नमेंट आई और होप्स थी कि दे विल मे बी
मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट। वो नहीं हुआ और कुछ पॉलिसीज की वजह से हमें थोड़ा सफर करना पड़ा, लेकिन मेरा ख्याल में अभी चीजें चेंज हो रही हैं और उस पर बहस हो सकती है कि 2024 के एंड तक सिचुएशन वकार साहब साथ रहिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। वजीर आजम की जेर सदारत जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है और वजीर आजम की जेर सदारत आज ये इजलास हुआ था जिसमें चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामले पर सूरत हाल का जायजा लिया गया और अब से कुछ देर पहले इसका एलामिया जारी हुआ है और इस एलामिया के मुताबिक वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले इस इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई है और इसमें सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से काफी अहम अपडेट है। नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी है उसका आज इजलास था। उस इजलास में जो खास तौर पर सीपेक के दूसरे मरहले के हवाले से जो काम कर रहे हैं यहाँ पर चीनी वर्कर्स, चीनी शहरी, अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही अहम इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई है और अब तो जो नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी है उसका एलामिया भी आ गया है। क्या वाकई इसकी जरूरत थी? इसकी जो है इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। इसके अंदर मेरे ख्याल 3-4 बड़े कॉन्टूर्स हैं। अगर आप देखें पुराने जो लेट्स से पिछले ऑपरेशन के नाम थे, ज़रबे हज़्ब थी या रद्दुल फसाद था, तो इट मींस कि बेसिकली आपने स्टेबिलिटी को यकीनी बनाना है और उसका आज़म किया गया है। इसके अंदर 3 आई थिंक, एक तो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे ही आई थिंक रहेगा और उसमें हो सकता है कुछ इलाकों में मे बी मिड लेवल के ऑपरेशन भी नजर आए आपको, लेकिन बाय एंड लार्ज इट विल बी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो एक पॉलिसी चल रही है। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर्स है दोनों साइड पे, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर, और एक और आई थिंक इसमें मुहाज है जिसका शायद अभी जिक्र आएगा, वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर साइबर बॉर्डर, या आप कह रही हो साइबर आपका बॉर्डर ब्रीच हो रहा है और इसमें सबवर्जन हो रही है। एंड देन ऑफ कोर्स इज उसके अंदर डेवलपमेंट है, उसके अंदर चूंकि सीपेक 2 ने आना है जो मे बी शायद प्रेसिडेंट शी भी नियर डिस्टेंट फ्यूचर में आए पाकिस्तान और इसका जो है फॉर्मली इफ्तिताह किया जाए, तो उसके लिए सारी अरेंजमेंट है। बाकी अभी आपने देखा कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो भी आ रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान ने हामी भरी है, तो अफगानिस्तान की दोनों तरफ कनेक्टिविटी और कॉरिडोर्स खोल रहे हैं। चॉइस उनकी है कि क्या उन्होंने ये आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि आज जो इजलास हुआ उसमें भी विज़म ने सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की और इसके अलावा पाकिस्तान साइबर वॉरफेयर के हवाले से भी अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज उठाई है। ब्रिगेडियर साहब जरा साथ रहिएगा। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। ये जो आज कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास था और जिसमें ये फैसला हुआ है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो उसकी मंजूरी दी है, इसकी तफसीलात खालिद से जानते हैं। खालिद, एलामिया में क्या कहा गया है, क्यों इस कदम की जो है वो जरूरत पेश आई और मजीद क्या इस एलामिया में बातें हैं? जी रहमान, देखिए जी, ये जो नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का इजलास है ये बड़े तवील अरसे के बाद हुआ। ये जब APS का वाक़या हुआ था तो उस वक्त ये नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तश्कील दिया गया था। इसके बाद इसके 2 या 3 इजलास हुए थे, उसके बाद ये बिल्कुल बैकग्राउंड में चला गया था और उसका इजलास जो है वो बहुत अरसे के बाद मुनक़द हुआ। असल मसला यही था कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, खासकर चाइनीज को जो है वो टारगेट किया जा रहा था। इसके ऊपर आज नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि दोबारा से एक अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी और खासकर जो गैर मुल्की हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और साथ साथ चाइनीज को भी बिल्कुल आज के इजलास में जो है वो सरे-फ़हरिस्त रखा गया कि चाइनीज जो है वो कुछ नाराज भी हैं हम लोगों से, पाकिस्तान से नाराज हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनके पास। लिहाजा दासू का वाक़या था, ग्वादर में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, लिहाजा उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आज ये फैसला किया गया। और कानून में जो उनका ये कहना है कि कानून में भी तरमीम की जाएगी और जो लॉज हैं उनको भी उसी के मुताबिक बनाया जाएगा ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जा सके और जो भी लोग इस कटहरे में आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और किसी किस्म की कोई रियायत ना देने का भी आज फैसला किया गया कि इन दहशतगर्दों को जो कानून के कटहरे में आएंगे किसी किस्म का कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जी राइट।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे सलामी के हवाले से। ब्रिगेडियर वकार साहब, आपने जो पहले हम बात कर रहे थे कि सीपेक तो बड़े अरसे से जारी है, ये जो मौजूदा सिक्योरिटी थ्रेट्स है क्या ये गैर मामूली है? हालांकि जो पहले सूरत हाल थी उसके बावजूद जो है वो सीपेक पे काम होता रहा, लेकिन ये मौजूदा जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, खासतौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल, इसको आप किस तरह से देखते हैं इस नए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तनाजुर में? इसमें डेफिनेटली स्टेबिलिटी की जरूरत है। अफगानिस्तान को जैसे मैंने मेंशन किया कि कभी भी स्टीरियोटाइप ना करें कि ना तो वहाँ 100% अमन होगा या वॉर की सिचुएशन रहेगी। बेसिकली अनस्टेबल जोन है। अभी भी आप देखें तालिबान जो गवर्नमेंट है उसको किसने एक्सेप्ट किया? सिवाय पाकिस्तान में भी चाइना, सऊदी अरेबिया और एक दो फ्रेंड्स, इवन इंडिया ने इनकी एम्बेसी तक कभी खोले नहीं दी इनको। सो मेनली इट रिमेन्स एन इंटरिम गवर्नमेंट और उनके अपने बड़े चैलेंजेस हैं। अभी अगर आप भूख और अफलास में 80% आबादी अभी स्टेयरिंग इन हंगर को स्टेयर कर रही है कि खुदा ना खास्ता। तो पाकिस्तान ने उनका भी ध्यान रखना है, अवाम का भी। तालिबान पे 3-4 तरीके से आई थिंक प्रेशर भी डाला गया, उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। कुछ आए भी हैं, लाइक कि अब्दुल मन्नान की जो हलाकत है कुन्नड़ में, और उसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं मोस्ट फौरी तालिबान ने खुद उसको ठिकाने लगाया, क्योंकि उनको भी रियलाइजेशन है कि ये जो क्यों पाकिस्तान ने फिर एज अ सॉफ्ट स्टेट की बजाय देन दे केम अप एज अ नॉर्मल स्टेट पाकिस्तान का जी के जीरो टॉलरेंस और हम इसको लड़ेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ जितनी सेक्रीफाइस है। तो मेरे ख्याल ये चीज आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेट हो रही है। बाकी अगर उन्होंने डेवलप होना है, रीजन में बड़ी स्पेस है, अफगानिस्तान कैन बिकम अ कंड्यूट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। तो उसमें और सारे मॉस्को फॉर्मेट में इनको बड़ी इनकी झाड़ पिलाएगी। सितंबर 2023 में इसमें रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। तो इतना आसान नहीं है कि आप जो है वो टारगेट करें, इंटरेस्ट को भी खराब। तो मेरे ख्याल में जरूरत अज़्म इस्तेहकाम की, आई वुड से कि मे बी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन प्लस जहां पे जरूरत होगी तो मीडियम साइज ऑपरेशन, उसके बाद बॉर्डर की सिक्योरिटी और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान हमारे मौजूद थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ अहम मुतालबात सामने आए हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यूज का अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का आज ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट उनके बयानात पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे। उनका यह भी कहना था कि एहसन इकबाल ने यह बयान दिया कि बानी पीटीआई को 5 साल कैद में रखा जाएगा, अदलिया इस मामले पर भी नोटिस ले। ये जो तमाम बातें थी, आज रऊफ हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको दिखाएंगे रऊफ हसन ने जो है वो मजीद जो है वो क्या कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने आज आर्मी चीफ से चीनी शहरियों की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से भी एक्शन लेने का मुतालबा किया और कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान से मुस्तफी होने का भी मुतालबा किया है। आज उमर अयूब की क़यादत में ही कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एक रैली निकाली गई और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। गुज़िश्ता रोज भी पीटीआई ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी थी और जो है वो उनका एहतजाज जो है वो कैसा रहा, हुकूमत ने दफा 144 का निफाज भी कर रखा था। अब ये जो मुतालबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शंदाने गुलजार साहबा इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मैं शंदाने साहबा ये पीटीआई के मुतालबात की तरफ भी जो है वो आऊंगा, लेकिन आज असम्बली में फिर एक मरतबा सूरत हाल जो है वो खासी जो है वो नामुनासिब हो गई और आपके तो एक रुकन को जो है वो वहां पर उन पर जो है वो अब मुझे नहीं मालूम कि उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन उनको इजलास अटेंड करने से सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया है। क्या हुआ आज? अगर आप इजाजत देंगे रहमान साहब, मैंने पिछले महीने हाथ जोड़ के स्पीकर नेशनल असम्बली और जितने भी अरकान असम्बली थे उनसे कहा कि तारिक बशीर चीमा ने जो बदतमीजी की जरताज के साथ, पहले गाली दी फिर हाथ उठाया। नून लीग का पीछे के मैंने बैठा था, उसने तारिक बशीर चीमा का हाथ पकड़ा। 600 लोग बैठा था उस असेंबली में, उस हॉल में, और उसकी सजा क्या हुई कि उसको 3 घंटे के लिए सस्पेंड करेंगे। बहाना यह था कि जी सेशन में 3 घंटे रह गए तो उसकी ये सस्पेंशन टोकन हो जाएगी। और 600 लोगों में जिसने उसको फिजिकली थ्रेटन किया उसकी सजा ये 5 लोगों के सामने माफी मांगेगा। अच्छा, बॉयज क्लब है ना, ये तो सियासत से बालातर बात थी। और जी इसने तो ये कसम खाई, इसने तो वो कसम खाई। मैंने उन सब के हाथ, पीटीआई नून सब के सामने हाथ पकड़े कि डोंट डू दिस, यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल। आज ये हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। किसी ने मेरी नहीं सुनी।
और दे ब्रश्ड इट अंडर द कार्पेट कि जी तो औरतों की इज्जत की बात है। हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद दोनों की रजामंदी से जो है वो कोई रजामंदी नहीं थी, बुलिंग थी। नहीं, मैं बताती हूँ ना, ये जो हमारे सारे मर्द हजरात हैं ना इस मुल्क के, नॉट जस्ट द नेशनल असेंबली, पीटीआई वाले, इंक्लूडिंग यू। अच्छा, नहीं मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज का भी बताऊंगी। आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जरा जोश में आ गए और उन्होंने कहा कि हम 45 फॉर्म की पैदावार है और आप फॉर्म 47 के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, और हम लोग, ही वांटेड टू से कि हम बूट पॉलिश करके नहीं आए, अच्छा आप लोग, बट उसने उनके मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकला जो नामुनासिब था। उसके बाद इमीडिएटली सनाउल्लाह मस्ती खेल वेंट एंड सेड सॉरी टू ख्वाजा आसिफ, वो हंस रहे थे आपस में। अच्छा, खवातीन ने कहा कि नहीं, चाहे ख्वाजा आसिफ ने माफी दे दी और हम माफी नहीं देते, हम यहाँ बैठे हुए थे, ये बात हुई क्यों है इस असेंबली में। 2018 या 19 आई डोंट रिमेंबर, एक बिल आया था कि अंडर एज बच्चियां, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, यानी 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की नाबालिग बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। वो बिल आया, तमाम पार्टियों की खवातीन, दे स्टूड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हम 70 खवातीन खड़ी थी, इंक्लूडिंग इलेक्टेड एंड रिजर्व। 2 बंदे थे, एक मुराद सईद खड़ा था और एक मुझे नहीं याद कौन थे, एक हमारे एमएनए थे जो पीटीआई छोड़ के चले गए, सारे बंदे गायब हो गए। जब हमने पूछा कि ये कौन सी मेल सॉलिडारिटी थी, कहते यार फिर वो वोट नहीं मिलते ना, हम वी कांट अपोज अंडर एज मैरिज। दिस इज माई प्रॉब्लम टुडे। 2 साल से डॉक्टर यास्मीन, तैयबा राजा, मैं, हम सब औरतें मारे खा रही हैं, जेलों में जा रही हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये होगा अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई की औरतों को अब्यूज करेंगे और बाकी औरतें बच जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इस पर तो आपको नॉन पार्टिजन होकर पीएमएलएन की खवातीन मेंबरान जो हैं उनको भी जो है वो इस पर शामिल करना चाहिए। अगर आपका ये गिला है कि खवातीन के साथ इम्तियाजी सुलूक हो रहा है, यही हो रहा है असेंबली के अंदर, असेंबली इजलास के अंदर, और वो है, और किन की तरफ से किया जा रहा है, मेल मेंबरान की तरफ से किया जा रहा है जो बेंच के दोनों तरफ जो है वो मौजूद है। मैं लेट मी क्लैरिफाई, हो सकता है कि हमारे वाले भी गंदे अंडे हो, इसमें कोई शक नहीं, बट सनाउल्लाह मस्ती खेल ने आज किसी मर्द को गाली नहीं दिया, किसी औरत को। अच्छा। उसने टारगेट किया ख्वाजा आसिफ को स्पेसिफिकली, हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ टारगेटिंग, वो भी नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं जी खान साहब के केस में कल गई थी, इधर परसों केस वाले दिन 2 घंटे रहमान साहब, उसमें इतनी वाहियात बातें हुई, थैंक्स टू टीम मरियम नवाज एंड टीम पीडीएम, कि जज ने बोला कि प्लीज ये पढ़ना छोड़ दें, ये चीजें मैं नहीं सुन सकता। तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि आप जब इतना गंदा केस इनिशिएट हो रहा था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इन लोगों ने औरतों के बेडरूम में कैमरे तो लगा ही रहे थे ना, जजों ने भी बोल दिया, हमारे लोगों ने बोला, आजम स्वाति ने भी बोला, इनको आदत पड़ गई है औरतों की भी हुर्मती करने की। जो गंदी बातें उस केस में हुई, मैं वो अल्फाज नहीं रिपीट कर सकती, but that is a death knell for the honor of Pakistani women, not PTI women। और मैंने ये बात 2 साल पहले कही थी, ISPR साहब ने मेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्वीट उस दिन की, और उनके जो असली बेटे हैं ख्वाजा आसिफ साहब उस दिन और हाउस पे रिपीट की कि शाहजहां ने बोला कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसे मैंने ये नहीं कहा था। अच्छा, मैंने कहा था आज खान को उठाया, कल खान की बीवी को उठाएंगे, मुझे उठाएंगे, मेरी वालदा को, ऑल दैट केम ट्रू। ऐसा कि सबकी औरतों को उठाएंगे, बालों से खींचेंगे, तैयबा राजा को खींचा, ऐसे भी एक गंद है। अच्छा। ये फहाशी, ये बेहयाई गंद शुरू होगा, ये आग की तरह लपेटेगा सारे पाकिस्तान को। आपके जो अल्फाज थे वो ये बोला नहीं थे, मैंने एंड बोला ना, आई सेड दिस, आई सेड अगर जिस तरह ये लोग दुश्मनी कर रहे हैं खान से, ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पे नजला गिरेगा, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब बातें आप सुन रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी कोई कहता है अड्डा मिल गया है अमेरिका को अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ, कोई कहता है कि नहीं जी ये तो अब कह रहे हैं कि ओनली पंजाब नीड्स टू प्रोटेक्टेड, बाकी सूबे हमसे बिखर जाएं। व्हाई आर दे सेइंग दीस थिंग्स? इज दिस अ जोक? ठीक है, अब जरा ये जो तहरीक इंसाफ के आज मुतालबात सामने आए हैं, एक तो ये जो मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यूज का बड़ा हवाला दे रहे हैं, आपके ख्याल में इस पर क्या होना चाहिए? पीटीआई ने तो कहा जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बना दिया जाए। रहमान, अगर आप कहते हैं 2 साल पहले मैंने आपके टीवी शो पे कहा था कि आई वाज अप्रोच्ड बाय एन एम्बेसी, और उस एम्बेसी ने मुझे बोला कि बाजवा साहब चाहते कि आप लोग पीटीआई को छोड़ दें। हिम्मत है एक थर्ड रेट एम्बेसडर की मुझसे एक बात क्या, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउ डेयर दैट एम्बेसडर से दैट टू मी? नहीं, उन्होंने आपसे ये कहा कि बाजवा साहब चाहते हैं जी कि आपके सीनियर्स नाराज हैं। अच्छा, कौन होते हैं ये लोग हमें ये कहने वाले? एक फॉरेन एम्बेसी, शर्म का मकाम था। ऐसा कभी होगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जाके अमेरिका में ये कहे किसी को कि जी आप कांग्रेस छोड़ देंगे, आप अमेरिका वाली कंस्पिरेसी का क्या? फिर अमेरिका दरमियान में कहां से आ गया?
क्या मतलब? जब आपने पहले कहा कि अमेरिका की तरफ से जो है वो साजिश हुई है, साइफर आया है, देखिए वो मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे बता रहे हैं, आपकी बात को वेरीफाई करें कि आपने ये कहा था कि आपको अप्रोच किया गया और ये कहा कि बाजवा साहब जो है कहने पर जो है वो आप दूसरी तरफ जो है वो, तो वही बात उन्होंने कह दी। तो अमेरिका के दरमियान में फिर कहां से जो है वो मसला आ गया? अमेरिका भी सहूलत करते हैं, they were also on board। अच्छा, सारे थे इसमें। मैं उस एम्बेसी का कभी आज तक मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो पर्टिकुलर एम्बेसडर से सलाम दुआ अच्छी थी, लेकिन वहाँ के डिफेंस अटैचे और पॉलिटिकल अटैचे मेरे साथ बैठा हुआ था। मैं उस दिन मर रही थी शर्म से कि इनको हम सारे बिकाऊ लगते हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन की कोई हैसियत नहीं है, एक अरब देखते हो टांगे डगमगा जाती हैं। खुदा का खौफ करे, कोई 25, 30, 40, 50 अरब नाराज रहनुमा तो हर पार्टी से होते हैं, आपकी पार्टी से भी नाराज रहनुमा, उन्होंने भी काफी बातें की हैं। वाई मोहम्मद जुबैर ने जो बातें की हैं उनको इतना ज्यादा जो है वो आप क्यों समझते हैं कि उसके ऊपर यहाँ तक जाना चाहिए कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने? ये जो सारा झूठा साइफर केस था खान साहब को, जिसको जेल में उन्होंने झूठा 1 साल काटा है, ये जो झूठा केस है इद्दत का, झूठा जो अलकादर केस है, ये जो झूठा केस है इसका तोशा खाना का, खान साहब जेल में 1 साल से बैठे हैं बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा। तो इसलिए हमारे दिल पे लग रही, जनरल बाजवा वांटेड द इजी वे आउट, ही डिडंट हैव द स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड, नाइदर जनरल मुशर्रफ फॉर दैट मैटर। अल्लाह उनको बख्शे, वो नहीं रहे। 1 करोड़ अमेरिका से आई कि आई विद अस और अगेंस्ट अस, पूरे मुल्क को आग में डाल दिया। 2 साल से अच्छा पीडीएम को खान की शक्ल नहीं पसंद, जनरल बाजवा को नहीं पसंद थी, ठीक है, आपने खान को हटाया, आप एक इलेक्शन में इमीडिएटली स्लैप इलेक्शन विद इन 8 वीक्स कॉल करते, ना इकोनॉमी तबाह होती, फुल सपोर्ट की गवर्नमेंट होती, इनमें आना था ना। बट बिकॉज दे हैड मेड डील्स के पहले शहबाज शरीफ आएगा, इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे, खान साहब धरना लेकर आ गए। कौन सा धरना? वो जो 25 मई को वो एक दिन का था, हमारे लोग मार्च जो है वो लेकर आए थे। सारा ड्रामा याद रखिए, जो लोग कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम खा सकते हैं, असेंबली में बैठ सकते हैं, डू यू बिलीव अ वर्ड दे से? अच्छा, मगर पीटीआई की एहतजाज की कॉल कैसी रही? ये कल आपने कॉल दी हुई थी। जी, मैं पेशावर में थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग आए कि मेरा तो दिल गर्मी से खराब हो गया, बिकॉज यू कांट ब्रीथ जब इतने सारे लोग निकलते हैं। पुलिस भी थी हमारे साथ और खान का मैसेज हमने लोगों को पहुंचाया कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फॉरएवर, पाकिस्तान ऑलवेज। ये मुल्क नहीं टूटना चाहिए। खान जेल में कितनी दफा हमें बोला उन्होंने, कहते हम सब फानी है, हम जाएंगे अपने रब के पास, मुल्क क्यों टूटे? लेकिन क्या केपी के अलावा भी आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? पंजाब में देखा 144 लगा दी गई पंजाब में, ये जितनी माशाल्लाह बहादुर गवर्नमेंट वहाँ टिकटॉक वाली बैठी हुई है, ये लोग खान की एक तस्वीर से डर गए। दे डोंट अलाउ हिम टू अपीयर इन कोर्ट। एक तस्वीर से की जान निकल गई। उनका वो 15 मिनट का सुप्रीम कोर्ट का मुकालमा क्या निकला, इनके हाथ पैर फूल गए, सारा ब्लीप 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 कर देते हैं। उमर अयूब ने स्पीच की, सारा उन्होंने डिलीट कर दिया। यू आर डीलिंग विद बुज़दिल्स, क्योंकि ये बाइडेन की प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, ये नहीं बचेगी। आप देखेंगे ये जो इन्होंने गंदा बजट लाया है टू डिस्ट्रॉय योर मटेरियल। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ प्लान हियर। ये गलती से ये बजट नहीं आया। अच्छा, मालदार को मजीद मालदार करना है, गरीब को उस हालत पे लेके आना है कि वो आपके बच्चों का भी गुलाम रहे, और मिडिल क्लास को स्क्वीज करना है। उससे क्या होगा? Nobody wants to invest in this country. ये डिलिबरेटली कर रहे हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं। चाइना की सी पैक की बातें कर रहे थे। चाइना हमारे भी दोस्त है, चाइनीज एम्बेसी में हमारे भी दोस्त है, चाइना में बैठे हुए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बैठे हुए, मोफा में उनसे बात होती है। They've told us कि we have written you off. ने आज फिर डिजिटल स्पेस का भी जिक्र किया, और एहसन इकबाल ने तो कहा कि एक जमात है, नाम उन्होंने शायद नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा एक जमात है वो ईद पर प्रोपेगेंडा करती रही पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से। Let me summarize this. जो लोग फॉर्म 47 से इस नेशनल असेंबली में आए हैं और आईन और कुरान पे झूठी कस्में खाई हैं, अगर आप उनकी बात मानना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शानदान गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थी। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। विफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बायकॉट का फैसला वापस ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट पर वोट देने से मुतालिक ताहाल फैसला नहीं हुआ। ताहम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को हिदायत की है कि वो बजट इजलास में शिरकत को यकीनी बनाए। इस हिदायत पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बजट इजलास में शरीक भी हुए। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की तश्कील करदा नई मुज़ाकराती कमेटियों की पहली बैठक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई और इश्तराके इक़्तिदार के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पीपल्स पार्टी की तहरीरी तजावीज़ पर 4 घंटे तक गौर किया गया था। हम गुज़िश्ता रोज इजलास हतमी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों में एक मरतबा फिर से कोई इसी तहरीरी मुआहदे पर जो है वो इत्तफाक हो सकता है या तहरीरी मुआहदा हो सकता है।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो टेंशन की सूरत हाल है ये ईद से पहले से जारी है। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। ईद के बाद भी लीग रहनुमा और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक दूसरे पर तनकीद की, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। अब ये जो मामला है, क्या वाकई पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो गए हैं या नहीं? अगर हुए हैं तो किस तरह से हुए? शहरी रहमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सेनेटर है, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। शहरी रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान असम्बली हैं वो बिलाखिर बजट इजलास में शरीक हुए, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट के हवाले से वो अब दूर हो गए हैं? जी, सेशन में तो शराकतदारी आपने देखा शुरू हो गई है, मेंबर्स की तकारीर भी शुरू हो गई है। नेशनल असेंबली में सेनेट की कायमा कमेटी फाइनेंस ने भी ऑलमोस्ट अपना काम, अपनी सिफारिशात कंप्लीट कर ली हैं। हमारा कोई इस तरह का ख्याल नहीं था कि हम इतनी इंस्टेबिलिटी लाएंगे या मतलब, मगर ये था कि थोड़ा हमें हौसला दिलाएं कि अगली दफ़ा इस तरह नहीं होगा। अगली दफ़ा आप बजट मेकिंग की प्रोसेस में कंसल्ट करेंगे, हमें हमारी राय लेंगे और हम साथ मिलके आपको भी कोई शायद बेहतर मशवरे देते, शायद थोड़ा तवाज़ुन ले आते और हमारी भी थोड़ी तरजीहात सुन लेते। हर पार्टी की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें तसादम हो। एक गिव और टेक और एक बैलेंस और एक तवाज़ुन होता है। और ये भी हो सकता है कि लोगों की जो इस वक्त इतनी चीखें निकल रही हैं वो किसी तरह हम मैनेज कर लेते। कुछ आप जो सेल्स टैक्सेशन, मतलब इतना वाइड स्प्रेड अक्रॉस द बोर्ड लग रहा है, जीरो एग्जेम्पशन, जीरो रेटिंग्स हटा दी गई हैं, सारे एग्जेम्पशंस हटा दिए गए हैं मसलन, और 18%। आपको मैं एग्जांपल दूंगी जो मुझे सबसे बुरा लगा कि इन्फेंट फार्मूला, जिस मुल्क में 40% 5 साल के बच्चे कम उम्र स्टंटेड हो सकते हैं, तो आप बताएं ये क्या तरजीहात हैं? हम फिर अशराफिया पे और बोझ डालते, कोई ना कोई सेक्टर ढूंढते। ऐसा नहीं है कि हम अखराजात भी नहीं कम कर सकते, ये क्या है? और सैलरी क्लास इस वक्त चीखें मार रही है, कह रही है हमारे तो 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, बच्चों को स्कूलों से निकालना पड़ा है। तो ये तो ऐसे माहौल में तो ना ग्रोथ हो सकती है जो आप, जिस पर आप तकवा कर रहे हैं। अच्छा। ना आप अवाम को किसी तरह की तकवीत दे सकते हैं। जी, और बहुत इस वक्त सख्त अशद जरूरी है। लोगों के जेन्युइन बहुत असली और अब बढ़ते हुए मसाइल आ रहे हैं। लेकिन अब शहरी रहमान साहब, अब आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने बजट में हुकूमत का साथ देने का जो है वो फैसला कर लिया? 5-6 या इनके अपने MNAs ने नहीं सपोर्ट की बजट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वोट नहीं करेंगे या वो मुल्क में इस वक्त एक तूफान, नया सियासी और जमहूरी तूफान लाना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल निज़ाम इस वक्त किसी, मैं समझती हूँ, ब्रेक का हामी नहीं होना चाहिए। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की सख्त जरूरत है। तो हम कोई टेंट्रम नहीं थ्रो कर रहे जी, ये कोई हमारा बैठे बिठाए। ये हम काफी महीनों से ये बात चल रही है कि भाई हर लेवल पे आप कंसल्ट करें, और फिर हमारी भी जो मसले मसाइल हैं, चाहे वो पंजाब में हो या हमारे मुआहदे के मुताबिक हो, उनकी सुनवाई तो हो। एक फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए ना। ठीक है, राइट। लेकिन अब ये पता चला था कि जो मेन इशू है वो बजट के अलावा पंजाब का है, तो पंजाब में जो मामलात थे, क्या उन पर कोई पेशरफ्त हुई है मुस्लिम लीग नून के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन मीटिंग्स में थी और वहाँ पंजाब से उनके 2-3 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग मरियम औरंगजेब, उनके स्पीकर वगैरह, वो सब शामिल हुए हैं हमारे साथ लंबी तवील मीटिंग्स में। PM के मीटिंग के बाद, चेयरमैन और बिलावल और PM की मीटिंग के बाद, तो हमारी टीम्स एंगेज थी और उन्होंने काफ़ी तेज़ी से मतलब सारे पॉइंट्स का अहाता लिया और उनकी यकीन दहानी कराई है। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन कितनी तेज़ी से होता है, और हमारे वहाँ जो मेंबरान है पंजाब में, उनको शमूलियत का एक एहसास होता है कि नहीं, क्योंकि मॉडर्न इसमें फाइनेंशियल इश्यूज सिर्फ नहीं होते, तो वो तो ऑलरेडी PSDP निकल गया। लोगों की स्कीमें बहुत मुश्किल से अब इंक्लूड हो सकती है ना, तो वो तो निकल गया।
लेकिन चले आपने 1 या 2 डाल दी, लेकिन दैट्स नॉट मतलब वो शेयरिंग तो नहीं हुई। लेकिन एक सेंस होनी चाहिए कि आप फोन उठाएं। वो मेंबरान कहते हैं हम फोन उठाएं तो कोई हमारे फोन का जवाब भी नहीं देने तैयार है, और अफसरशाही के हम दरवाजे कहाँ तक खटखटाएं। तो इस तरह के लोगों के मसाइल होते हैं, और तवक्को होती है MNA और MPA से लोगों की, सेनेटर से होती है जी। लोग खड़े हो जाते हैं दफ्तर के बाहर कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो घर जाएं, ठीक है जी, उनको भी कहीं जाना है, उनको भी किसी का दरवाजा खटखटाना है। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। और अगर आप अवामी किसी भी माहौल में हैं, आपका दरवाजा खुला है, आपके दफ्तर के दरवाजे खुले रहते हैं, तो फिर आपको तो जवाबदेही करनी होती है और आपने लोगों में मिलना होता है, जाना होता है। तो उधर पंजाब में ये फिर जाहिर है लोग पूछते हैं कि मुंह भी दिखाना है ना, हमें अपनी पंजाब पार्टी को भी मुंह दिखाना है कि हमने यहाँ अग्रीमेंट किया है, वहाँ उनकी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है या उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो अमल दरामदी एक बहुत जरूरत इस वक्त थी और इसमें देर आए, लेकिन अब अगर दुरुस्त आना है तो फिर टाइमिंग का ख्याल रखें। सियासत में टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो अब उम्मीद है हम मतलब माथे पे कनपट्टी रख के कोई गोली तो नहीं चला रहे, हम कोई डिस्टेबलाइज तो नहीं कर रहे सिस्टम को, बट मतलब आप फॉर ग्रांटेड तो ना लेना। तो बात आप, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि जो है वो एक, मुझे मालूम है कि एक पहले तहरीरी मुआहदा है जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी बार बार जिसका इशारा भी करती रही है, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में कि कोई नया तहरीरी मुआहदा हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। तो क्या कोई नया तहरीरी मुआहदा होने जा रहा है? नहीं, आई थिंक वो जो ओरिजिनल हमारा मुआहदा है वो बहुत मतलब उसमें काफी डिटेल है और उसके मुताबिक चलें तो फिर ऐसी कोई बात नहीं। वो पॉइंट्स तो हम मिनट्स तो हर मीटिंग के अब मैं करवाती हूँ कि जी होने चाहिए। तो अगर और पंजाब के हवाले से वो जरूर टीमें बात कर रही होंगी और बात करेंगी भी, मजीद भी बात करेंगी उनकी, तो बल्कि इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो उसी कम्युनिकेशन का जब फुकदान होता है बातचीत का, या कोई मिलता नहीं है वजीर या वगैरह, तो उसमें फिर एक ब्रेकडाउन की कैफियत आ जाती है जिसमें जरूरत नहीं है कोई। देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमतें तो अपोजिशन को भी साथ लेके चलती हैं। आपको याद है गिलानी साहब की गवर्नमेंट में तो पूरा हर हाउस कंसेंसस से काम करता था अक्सर और बेशतर, और उनको ये बात याद भी दिलाई तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप लोगों की वजादारियां एक्सेप्शनल थी। तो ठीक है, हम वो कह रहे हैं वो आप गिलानी साहब ना बने, लेकिन नहीं बन सकते, लेकिन आप आगे तो चलें। यहाँ हमें कोई इतनी वैसे पीएम के लेवल पर उनकी तो सिंसियरिटी और पर्पस पर कोई हमें शको शुबा नहीं है, जब मगर उन तक रोज तो बात नहीं पहुंच सकती ना, रोज रोज प्राइम मिनिस्टर के डेस्क पे या सीएम के डेस्क पे बात नहीं पहुंच सकती। ये आपको एक सिस्टम के तहत चलना होगा और वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब नीचे अगर बात मुंतकिल नहीं हो रही तो वक्त गुजरता जाता है और फिर तलखियां फजूल की बढ़ती हैं। राइट। लास्टली शहरी रहमान साहबा, चीन के जो लोग यहाँ पर हैं, जो सीपैक के मंसूबे हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से आज काफी बहस हो रही है, असेंबली में भी ये बात होती रही और अपोजिशन लीडर ने तो इस पर एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाने का कहा है। इस मामले को आप किस तरह से देखती हैं? सीपैक की सिक्योरिटी और चीनी शहरियों की जो सिक्योरिटी का मामला है, इस पर आपके ख्याल में जो है वो आपकी क्या राय है? पीपल्स पार्टी इस इशू को किस तरह से देखती है? देखिए, ये एक पार्टी का मसला नहीं है, मैं समझती हूँ ये पूरे मुल्क का एक मजमूई हमारी एक ज़रूरत वक्त है। और सबको पता है सीपैक का क्या हशर हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी थोड़ा सा अपने आप का भी अपना रिकॉर्ड भी देखें, अपनी हुकूमत का रिकॉर्ड देखें, कहाँ पहुंचाया उन्होंने सीपैक को और कितनी मुश्किल से उसको वापस पटरी पे लाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो पटरी पे लाने के लिए अगर सिक्योरिटी फराहम करनी है तो उसमें जो आई एम सॉरी एपेक्स कमेटी जरूर कर सकती है, और प्राइम मिनिस्टर बेहतर जानते हैं किस तरह सिक्योरिटी फराहम की होनी चाहिए। हर हमारे यहाँ सीएम भी इस तरह करेंगे। तो जहां जहां सिक्योरिटी की कोई भी नीड या कोई जरूरत दरकार होती है या वो कहा जाता है उसके बारे में, तो वो तो रियासत का काम है कि वो पूरा करें।
और मैं समझती हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को और जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको तहफ़्फ़ुज़ ना दें, तो ना सिर्फ फिजिकल लेकिन कंट्रैक्चुअल तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहिए। तो यानी कि उनके टर्म्स कंसिस्टेंट हों और जो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं उनको ये एहसास हो कि हम एक ऐसे मुल्क में आ रहे हैं जहां हमारे रिटर्न्स अच्छे होंगे, हमारे ये लॉन्ग टर्म हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स चलेंगे और यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और रोजगार लोगों को मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ट्रेनिंग्स होंगी और बहुत फवायद होते हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी की इसमें कहीं भी फुकदान है तो मैं समझती हूँ हमें जरूर पूरा करना चाहिए वो। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज जिला कुर्रम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा की गई। इस्लामाबाद के रिहायशी 29 साल मसीही सिपाही को पूरे फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सपुर्द खाक किया गया। आखिरी रसूमात की तकरीब की खास बात यह थी कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात व नशियात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आला सिविल और फौजी अफसरान और शहरियों ने भी इन आखिरी तकरीबात में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मसीह बरादरी की खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि मसीह बरादरी की पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं और आर्मी, एयरफोर्स और बहरिया में अपनी खिदमात उन्होंने पेश की हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एक मरबूत यूनिट है जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं जो रियासत के इज्तिमाई दिफा के लिए कोशा हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनूश रफून और उनके साथियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इनका इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। हवालदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद तुफैर और सिपाही अनुश और सिपाही मोहम्मद आजम खान की भी नमाज जनाजा जो है वो पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। मसीही सिपाही हारून विलियम की आखिरी रस्मात जो है वो यहाँ पर हुई और इन तकरीबात में ये जो हमारी आला अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की है, इससे यकीनन एक अच्छा पैगाम गया है कि वतन के दिफा की खातिर सब एक है। किसी मजहब की इस दिफा के अंदर जो है वो कोई तफरीक नहीं है और अक़लियतों ने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उन कुर्बानियों को ये मुल्क, इस मुल्क की जो सियासी क़यादत है और इस मुल्क की जो फौजी क़यादत है उसको एक्नॉलेज करती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।